हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, महाबली शाखा और बोनो का संग्राम। महाबली शाखा और बोनो का संग्राम। संपादक गुलशन राय, लेखक अश्विनी, कला सुरेंद्र सुमन एवं शशि शर्मा। कोसीमा के बिहड़ों में बसे सवाना गांव के कुछ आदिवासी मछेरों को कोसी नदी में समुद्र की ओर से आती एक गेंद जैसी चीज़ दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी मजबूती परखने के लिए दबाया, उसके दो भाग हो गए और उसके अंदर के खोखले हिस्से में से एक कागज़ निकला। मछेरे उस कागज़ तथा गेंद जैसी चीज़ के खोल को गांव के सरदार के पास ले आए। सरदार ने गांव के ओझा यानी पुजारी को बुलाकर विचार विमर्श किया। ये किसी का संदेश है, इसे सिर्फ देवता पुत्र महाबली शाखा ही पढ़ सकता है। और फिर महाबली शाखा के लिए नगाड़ा संदेश भेजा गया। ढम ढम ढम। महाबली देवता पुत्र किसी का गुप्त संदेश सवाना गांव के मछेरों को मिला। और जब महाबली शाखा सवाना गांव पहुंचा, गांव में नागपुत्र का स्वागत है, महाबली शाखा जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर सरदार के झोपड़े में महाबली शाखा ने कोसी नदी से मिली गेंद और उस गेंद से बरामद हुआ कागज़ खोला। महाबली, यही है वो गेंद और इसमें से मिला ये पत्र। ओह, ये गेंद नहीं बल्कि उत्तरी आंचल में पैदा होने वाले एक दुम्मी नामक फल का खोल है। और ये पत्र उत्तरी अंचल के पहाड़ों की गुफाओं के पत्थरों में से एक पदार्थ निकलता है। उसी पदार्थ से वह कागज़ बनाया गया है और इस कागज़ पर उत्तरी अंचल के बौने ने अपनी भाषा में लिखा है कि उन्हें मदद चाहिए। लगभग 100 वर्ष पहले महाबली शाखा यानी वर्तमान महाबली शाखा के दादा ने उत्तरी अंचल में बसे उन बौनों की खोज की थी। नन्हे दोस्तों, मैं वादा करता हूँ अपनी दुनिया के लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। भविष्य में यदि कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो तुम दम्भी नाम के फल के इस खोल में पत्र बंद करके इस नदी में बहा देना। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वो फल नदी में बहता हुआ मेरे क्षेत्र यानी कोसी नदी में पहुंच जाएगा और शायद कोई इस अजूबे फल को मेरे पास पहुंचा दे। बहुत अच्छा ओ महान अजनबी, हमें तेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसा ही करेंगे। और मेरे दादा से हुई उस मुलाकात की बात उन बौनों ने अपने बच्चों को बता दी होगी। इस पत्र द्वारा जो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है, मुझसे मदद मांगी है। वो लिखते हैं, पत्र में लिखी उत्तरी अंचल के बौनों की भाषा का अनुवाद। ओ अजनबी मददगार, तेरी दुनिया के कुछ आदमी एक उड़ने वाली विशालकाय चिड़िया के पेट में बैठकर हमारी दुनिया में आए और हमारे 5 युवकों को पकड़ कर ले गए। अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो ये पत्र तुम्हें मिल जाएगा। किसी और को ये पत्र मिला तो वो हमारा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ना तो वह हमारी भाषा को समझ सकेगा, और अगर वह इस भाषा को समझ भी लेगा तो ये ज़रूरी नहीं कि वह तुम्हारी तरह भला आदमी बनकर हमारी मदद को आए। इसलिए हम अपने देवता से प्रार्थना करते हैं कि यह पत्र तुम्हें ही मिले और तुम हमारी मदद करने के लिए हमारे पास आओ। उत्तरी अंचल का सरदार वांची। कुछ देर बाद महाबली शाखा सवाना गांव के सरदार से विदा लेकर चल पड़ा। वह बौने हेलीकॉप्टर को उड़ने वाली विशालकाय चिड़िया कहते हैं। इसका मतलब कुछ लोग हेलीकॉप्टर में सवार होकर उत्तरी अंचल के पहाड़ों पर गए। वहाँ उन्होंने 2-2 फीट के नन्हे नन्हे इंसान यानी बौने देखे और वह उनमें से 5 बौनों का अपहरण कर लाए। वह लोग उन बौनों का क्या करेंगे? हो सकता है वह उन बौनों को प्रदर्शनी में रखकर पैसा कमाना चाहते हों, क्योंकि उन बौनों को निश्चय ही हर आदमी देखना चाहेगा। मुझे इससे पहले शहरों में ही खोज करनी चाहिए। नाग दोस्त, तुम मेरे दादा के साथ उस समय भी थे जब उन्होंने उत्तरी अंचल में बसे बौनों की खोज की थी, और लगभग 100 वर्ष बाद आज भी मेरे साथ हो। और फिर कोसीमा के बिहड़ों की सीमा पर महाबली शाखा अपने घोड़े से उतरा और घोड़े की जीन में छिपा अपना शहरी लिबास निकाला। चेतक, अब तुम वापस लौट जाओ। महाबली शाखा जंगल गश्ती दल के मुख्यालय पहुंचा। कर्नल दीवान सिंह, मैं जानना चाहता हूं कि देश विदेश में कहीं भी विचित्र बौनों से संबंधित कोई विज्ञापन प्रकाशित हुआ है या नहीं। मैं कोशिश करता हूं महाबली। इस रहस्यमय वाले नाग के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बढ़े महाबली शाखा और नाग का खजाना, महाबली शाखा और नाग का मंदिर। ये दोनों कॉमिक्स जल्दी ही चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और फिर कर्नल देश विदेश की विभिन्न समाचार तथा विज्ञापन एजेंसियों से महाबली शाखा द्वारा मांगी गई जानकारी हासिल करने में व्यस्त हो गया। खेद है श्रीमान, हमें विचित्र बौनों की प्रदर्शनी संबंधी कोई विज्ञापन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। ओह। जंगल गश्ती दल का गठन स्वयं महाबली शाखा ने किया था। महाबली शाखा इस संगठन का गुप्त जनरल था
और कर्नल दीवान सिंह इस संगठन का चीफ था। गुप्त जनरल के रूप में महाबली शाह का टेलीफोन तथा ट्रांसमीटर के माध्यम से सिर्फ कर्नल दीवान से ही संपर्क स्थापित करता था और उसे महत्वपूर्ण सूचनाएं, आदेश तथा निर्देश देता था। कर्नल दीवान महाबली शाह को अपना मित्र समझता था और उसका अत्यधिक सम्मान करता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि महाबली शाह ही जंगल का गश्ती दल का रहस्यमय जनरल है। ये रहस्य महाबली शाह ने अपने मित्र काले नाग के अतिरिक्त किसी को नहीं बताया था। काफ़ी कोशिशों के बाद बौनों का विज्ञापन, कुछ याद आ रहा है, ठहरिए मैं पूछकर बताता हूँ। धन्यवाद। महाबली, एक अमेरिकन विज्ञापन संस्था से संपर्क हुआ है, उसे कुछ याद आ रहा है, वो किसी से पूछ रहा है, आशा है वो कुछ जानकारी देगा। तब तो आप कब तक का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ श्रीमान जी, विचित्र बौनों से संबंधित एक विज्ञापन हमें मिला था, लेकिन बाद में वह रद्द कर दिया गया। आज से 15 दिन पहले जेम्स कार्नवॉल नाम के एक व्यक्ति ने हमारी संस्था को एक विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए दिया था। विज्ञापन इस प्रकार था: अनोखी प्रदर्शनी, देखिए 5 पौने, चलते फिरते बकरी की तरह मिमियाते हुए 5 पौने, जिनका वर्णन आप अब तक कहानियों में ही पढ़ते आए हैं, मगर अब वास्तविक पौने देखिए। टिकट $5, $10, $20, $50। $50 वाले सज्जन उन बौनों से हाथ मिला सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। क्या इस बारे में कुछ विस्तार से बता सकेंगे? लेकिन बाद में ये रद्द क्यों किया गया? विज्ञापन देने वाले ने कहा कि जिन लोगों ने उसे वैसे विचित्र बौने देने के लिए कहा था, हमें पता चला कि वह झूठ बोल रहा है। वैसे बौनों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमारा विज्ञापन कहीं भी प्रकाशित न किया जाए। क्या आप हमें उस व्यक्ति का पता बता सकेंगे? ज़रूर बता सकेंगे। लिखिए उस व्यक्ति का नाम। जेम्स कार्नवॉल था वो। कर्नल दीवान सिंह ने टेलीफोन पर हुआ सारा वार्तालाप शाखा को बताते हुए कहा, यह है उस व्यक्ति का पता जिसने ये विज्ञापन दिया। सहयोग के लिए धन्यवाद कर्नल। इस व्यक्ति से मिलूंगा मैं। और उसी दिन महाबली शाखा अमेरिका के लिए उड़ चला और उस आदमी के ठिकाने पर पहुंचने में महाबली शाखा को कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे बताया गया है कि यहाँ मिस्टर जेम्स कार्नवॉल रहते हैं। जी हाँ, यह उन्हीं का निवास स्थान है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब बाहर गए? ठीक है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूँगा, लेकिन वो पिछले 13 दिन से यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ उनकी पत्नी तथा बच्चे हैं। महाबली शाखा ने जेम्स कार्नवॉल की पत्नी से मिलने की इच्छा प्रकट की तो उसे एक सुसज्जित ड्राइंग रूम में पहुँचा दिया गया। मैं मिसेस कार्नवॉल हूँ। मैं आपके पति से मिलने आया था, लेकिन पता चला है वह पिछले 13 दिन से यहाँ नहीं है। मुझे उनसे एक आवश्यक जानकारी लेनी है। क्या आप बता सकेंगी उनसे कहाँ मुलाकात हो सकेगी? ये सुनते ही मिसेस कार्नवाल के चेहरे पर छाई उदासी और गहरी हो गई। उन्होंने बताया, वह कुछ बताकर नहीं गए। मैं नहीं जानती कि वह कहाँ होंगे। मैं ईश्वर से रोज़ उनकी सलामती की दुआ मांगती हूँ। आपके चेहरे की उदासी बता रही है कि आप अपने पति की ओर से बहुत अधिक चिंतित हैं। मुझे आप अपना हितैषी समझिए और उनके बारे में जितना कुछ जानती है कृपया वह सब बता दीजिए, तब शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूँ। सुबुक सुबुक हिचकी। आप बैठिए सुबुक, मैं बताती हूँ। सुबुक सुबुक। महाबली शाखा के इन सहानुभूति भरे शब्दों को सुनकर मिसेस कानवाल का संयम टूट गया और वह रोने लगी। हमेशा कुछ नया, विचित्र और साहसिक कारनामा करना उनका शौक था। पिछले दिनों वह अपने कुछ साथियों के साथ उत्तरी अंचल की ओर गए थे। वहाँ से जब वे लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे बताया था कि इस बार उसके हाथ एक ऐसी अनोखी चीज़ लगी है जो हमारे घर में दौलत का अंबार लगा देगी। और फिर आज से 13 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि उस अनोखी चीज़ के प्रदर्शन के सिलसिले में किसी से बात करने जा रहे हैं, मगर दोपहर के भोजन के वक्त तक घर लौट आएंगे। लेकिन वे लौट कर नहीं आए। मैंने उन सभी स्थानों पर उन्हें तलाश किया जहाँ की वे जाया करते थे। उनके सभी दोस्तों से पूछताछ की। नहीं, जेम्स नहीं आया। मैं नहीं जानता जेम्स कहाँ होगा, वो मुझे नहीं मिला। लेकिन उनके बारे में कहीं कुछ मालूम न हुआ। किसी को उनकी खबर नहीं थी कि वो कहाँ गए। और फिर मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कुछ ही देर में उनकी कार सड़क नंबर 30 से बरामद कर ली, मगर जेम्स का पता आज तक नहीं लगा। और अकेला जेम्स कानवाल ही नहीं, उसी दिन उसके वह 5 साथी भी गायब हो गए जो उसके साथ उत्तरी अचल के अभियान पर गए थे। क्या ये भी नहीं पता चला कि वह चीज़ जिसे जेम्स उत्तरी अचल से अपने साथ लाया था वह क्या थी और उसे उसने कहाँ रखा था? सड़क नंबर 30 पर जेम्स का गोदाम है, जहाँ वह अपनी खास चीज़ें रखता है। लेकिन जेम्स के गायब होने के बाद उसके गोदाम का ताला टूटा पाया गया था और अंदर चौकीदार की लाश पड़ी मिली थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि गोदाम से कुछ सामान चुराया गया है। तब शायद चौकीदार के हत्यारे वही चीज़ ले गए होंगे जिसे जेम्स उत्तरी अचल से लाया था। तभी दरबार वहाँ उपस्थित हुआ।
दो आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। अपने नाम नहीं बताए उन्होंने। क्या उन्हें यहाँ पहुँचा दूँ? हाँ, भेज दो। दरबान उन अजनबियों को वहाँ ले तो आया, मगर शायद वो ये सोचकर वह वापस नहीं गया कि कहीं वह अजनबी उसकी मालकिन को अकेला समझकर परेशान न करे। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मेरा नाम चार्ली है मैडम, मैं हैमर हूँ। पहले हम आपके इस अतिथि के बारे में जानना चाहते हैं। मैं इसके पति का दोस्त हूँ। अपने दोस्त के गायब होने का समाचार सुनकर मैं हमदर्दी जताने आया हूँ। अब आप यहाँ से चले जाइए, हम मैडम से कोई ख़ास बात करने आए हैं। और आप दरबान साहब, आप भी जाइए, ताकि जब तक हम यहाँ मौजूद रहें तब तक कोई नया हमदर्दी जताने वाला अंदर ना आ सके। मैं बहुत दूर से आया हूँ और कल वापस जाऊँगा। आप मैडम से जो बात करना चाहते हैं कर लें, और मैं भी मैडम को यहाँ आप लोगों के बीच अकेला नहीं छोड़ सकता। आप जो भी बात करना चाहते हैं इनकी मौजूदगी में ही कीजिए। तो ठीक है, तुम लोग हमारे रिवॉल्वर के निशाने पर हो। हमें वो नक्शा चाहिए जो आपको जेम्स कार्नवाल दे गया है, वरना हम तुम तीनों को शूट कर देंगे और फिर वापस लौटकर जेम्स कार्नवाल को भी शूट कर देंगे, जो हमारी कैद में पड़ा सड़ रहा है। तो जेम्स तुम्हारे पास है? तो ये है जेम्स तथा उसके साथियों को गायब करने वाले। कहते हैं कि महाबली शाह का जब हरकत में आता है तो कोई उसकी हरकत देख नहीं पाता। था। अच्छा हुआ कि तुमसे जल्दी मुलाकात हो गई। ओ, कैसे हो गया? ये हुआ क्या? इसने कब और कहाँ से रिवॉल्वर निकाला, नज़र ही नहीं आया। अब सब इंसानों की तरह इसी एक्शन में खड़े रहो, वरना इस बार जो गोली चलेगी वो तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से को बेकार कर देगी। इसके साथ ही शरीफ आदमियों की तरह ये बताओ कि जेम्स कार्नवाल कहाँ है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है कि अगर तुम हलाकू महान के दुश्मन नहीं बनना चाहते हो तो अपना रिवॉल्वर जेब में रखकर भाग जाओ, क्योंकि हलाकू महान अपने दुश्मनों को बहुत बेरहमी से मरवा डालता है। शाबाश। तो तुम्हारा संबंध उस हलाकू महान से है जिसे दुनिया के हर देश की पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। हाँ, वही हलाकू महान। हम उसी के सेवक हैं, और अगर उसे पता चल गया कि तुमने हमारे काम में बाधा डाली है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उसके हाथों से बचा ना सकेगी। तो फिर सुनो, मैं ये चाहता हूँ कि हालांकि मुझ पर कहर बरसाए, और ये तभी संभव होगा जब तुम अपने टूटे फूटे जिस्म लेकर उसके सामने पहुँचोगे। और अगले ही क्षण टिशुम टिशुम। अगले 3 मिनट तक चार्ली और हैमर की गूंजने वाली दर्दनाक चीखों ने उस सुसज्जित ड्राइंग रूम में किसी यातना का भयावह वातावरण बनाए रखा। अगर तुमने 5 सेकंड में ये नहीं बताया कि जेम्स कार्नवाल कहाँ है तो मैं तुम्हारे दोनों पैरों के घुटने रिवॉल्वर की गोली से तोड़ दूंगा। वो ड्रीम हाउस में। शाबाश। अब मैं तुम्हें एक नक्शा दूंगा। तुम हलाकू से कहोगे कि ये नक्शा तुम्हें जेम्स की पत्नी मार्था ने दिया है। इसके साथ ही तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब और दे दो। आप जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। ये नक्शा हलाकू को देना, और चूंकि मैंने तुम्हारे चेहरों पर कोई वार नहीं किया था, इसलिए जब तक तुम खुद नहीं बताओगे तब तक हलाकू नहीं जान सकेगा कि तुम यहाँ से मार खाकर लौटे हो। और अगर उसे यह पता लगे कि तुमने मार खाई है तो आगे के अनुमान व सम लगा लेगा कि तुमने जेम्स के घर में मार खाई है। तब असफल होकर लौटने के जुर्म में वो तुम्हें शूट कर देगा। तुम ठीक कहते हो। चार्ली और हैमर के जाने के बाद असली नक्शा तो मेरे पास है। इसके बारे में तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, फिर तुमने उन्हें कौन सा नक्शा दे दिया? उत्तरी अचल में एक चूहेदानी है, उसका नक्शा बनाकर दे दिया मैंने। और ये मैंने इसलिए किया है कि अगर आप अपने पति जेम्स कार्नवाल की वापसी चाहती हैं तो वह नक्शा आप मुझे दे दें जो वे आपको दे गए थे। नहीं, वो नक्शा मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? वो मेरे पति की अमानत है। हालांकि मुझे विश्वास है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुमने मेरी मदद की है, लेकिन उस नक्शे का महत्व चूँकि मैं नहीं जानती हूँ और वह मेरे पति की अमानत है, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। वो नक्शा मैं नहीं दूँगी। ठीक है, मत दीजिए वह नक्शा, लेकिन क्या उसे दिखा भी ना सकेंगी? हाँ, देखने के लिए हाजिर है, ये लीजिए। मेरा अनुमान सही था। जेम्स कार्नवाल ने उत्तरी अंचल के बौनों का छुपा खजाना देख लिया था। वह उसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। इधर चार्ली और हैमर अपने स्वामी हलाकू महान के पास पहुंचे। मास्टर, यह है वो नक्शा जो जेम्स ने अपनी पत्नी मार्था को दिया था। शाबाश, मैं जानता था कि तुम उस औरत से वो नक्शा हासिल कर लाओगे। तुम्हारी इस कामयाबी और तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी। जाओ मौज मस्ती करो, और इनाम में खजांची से 200 ले लो। चार्ली और हैमर के जाने के बाद हलाकू ने एक स्विच दबाया जो उसकी कुर्सी के हत्थे पर लगा हुआ था। उस स्विच के दबते ही फर्श का एक चौकोर हिस्सा ऊपर उठने लगा। वह एक पिंजरा था जिसमें जेम्स कार्नवाल खड़ा था। आह, पानी। हाँ ठीक है जेम्स, अब तुम्हें पानी भी मिलेगा और बढ़िया भोजन भी मिलेगा। हमारा डॉक्टर तुम्हारा उपचार भी करेगा।
ताकि कुछ ही घंटों बाद तुम पूर्णतः स्वस्थ होकर हमारे साथ उत्तरी अचल के पहाड़ों पर चल सको। लगता है मार्था ने तुम्हें नक्शा दे दिया। उस नक्शे को देखकर जेम्स चौंका। अवश्य, मगर उसने प्रकट नहीं होने दिया। हाँ, ये है वो नक्शा, देखो, पहचानते हो ना? हाँ हाँ, यही है। लेकिन नहीं, ये वो नक्शा नहीं है जो मैंने मार्था को दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मार्था इतनी समझदारी से काम ले सकती है। हलाकू के आदमियों को उसने यूं ही आड़ी तिरछी रेखाओं से नक्शा बनाकर दे दिया है। जेम्स, तुम 25% के हिस्सेदार बनोगे। मुझे उम्मीद है अपने हिस्से को पाने के लिए तुम अपने इस नक्शे के अनुसार हमें ठिकाने पर ले चलोगे। अवश्य ले चलूँगा हलाकू मान, क्योंकि अब मुझ में इतनी यात्राएं सहने की शक्ति नहीं बची। इस बीच एक अन्य स्थान पर, यही है वो इमारत जिसके बारे में चार्ली और हैमर ने बताया था। इसी इमारत के किसी गुप्त खंड में वो पाँचों बौने जिन्हें जेम्स पकड़ लाया था। सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी दिन में सितारे चमकते देखे हैं? सितारे दिन में? कमाल है। चलो फूटो यहाँ से। बड़े अशिष्ट हो तुम इतना भी नहीं जानते कि दोस्तों से कैसे बात की जाती है। हैं अरे, क्या कर रहे हो? दरअसल मैं हाथ मिलाना चाहता था तुमसे। दोस्तों से मिलने का यही उत्तम ढंग है। आई ऊ, मेरा हाथ, ओ छोड़ो, टूट जाएगा। तोड़ ही डालोगे क्या? जितनी जल्दी तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे उतनी जल्दी मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दूंगा। अरे तो पूछो ना, जल्दी पूछो। पहला सवाल, वहाँ 5 बौने हैं, यहाँ 5 बौने हैं, वो कहाँ रखे गए? दूसरा सवाल, वहाँ तुम्हारे जैसे और कितने गनमैन हैं और कहाँ कहाँ हैं? अगले ही क्षण दोनों के मुंह से महाबली शाखा के सवाल ऐसे निकलने शुरू हो गए जैसे टेप रिकॉर्डर के स्विच ऑन कर दिए गए। 5 बौने तहखाने में, तहखाने का रास्ता बाथरूम में, बाथरूम पर 10 गनमैन हैं, 2 स्वागत कक्ष में, एक छत पर, एक लिफ्ट पर, एक सीढ़ी पर। शाबाश, तुम्हारे हाथ शायद ज़ोर से दब गए। खैर कोई बात नहीं, जैतून के तेल की मालिश उत्तम रहेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर जाने के बाद तुम ये नुस्खा बताने के लिए अंदर से अपने किसी साथी को बुला लो। इसलिए ठाक। अब वे दोनों अचेत थे, लेकिन तुम्हें दूर से कोई देखेगा तो यही समझेगा कि तुम अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से दे रहे हो। तभी छत पर एक गनमैन प्रकट हुआ, लेकिन उसे सब कुछ ठीक नज़र आया। जॉश और कैट बड़ी विचित्र सी मुद्रा में खड़े हैं। इतना तनकर तो वे आज तक खड़े नहीं हुए। इससे पहले कि वो मुझे देख पाता, मैंने उसे देख लिया, और मुझे छुपने की ये जगह भी पास ही मिल गई, वरना ये देख लेता और काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देता। छत पर खड़ा गनमैन जॉश और कैट नाम के उन गनमैनों के खड़ा होने के ढंग को संदिग्ध नज़रों से देखता हुआ जब पीछे हटकर नज़रों से ओझल हो गया, तो महाबली शाह का झाड़ियों से बाहर निकला। ऐसे कामों में शहरी लिबास कुछ असुविधा पैदा करता है। यह स्वागत कक्ष है। लाओ क्लार्क, थोड़ी और डालो। रहने दो फ्रैंक, तुम पहले ही ज़्यादा पी चुके, और नशे की अधिकता से तुम अपनी आंखें भी तो नहीं खोल पा रहे हो। यहाँ 2 गनमैन नहीं, 2 शराबी हैं। इनका यहाँ होना ना के बराबर है। ठीक ठीक है, मत दो, मैं खुद नहीं डाल लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारी पी लो, और जल्दी से मर जाओ। कौन? क्या क्या? कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। ठाक। और दोस्त, तुम ऐसे पियो शराब। ग्रुप ग्रुप नहीं। छुट्टी बाकी रहे 6। अरे, 5वां खुद ही चला आ रहा है, मगर ये तो छत पर था। ठीक है, इसके साथ उनके तनकर खड़े होने में ज़रूर कोई राज है। इसके साथ छेड़छाड़ करना व्यर्थ है, क्योंकि ये बेचारा खुद ही परेशान लगता है। ये गधे शराब में डूबे पड़े हैं। सुनो, जॉश और कैट को देखने चलो। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे, तनकर खड़े हैं। पर तुम क्या देखोगे, बल्कि तुम खुद ही देखने के काबिल बने हुए हो। हाँ, ये कुछ ज़्यादा पी गया है। और छत से उतरकर आए उस गनमैन को अपने शराबी साथियों पर बिगड़ते छोड़कर शाखा ने इमारत के अलग अलग भागों में मौजूद 3 अन्य गनमैनों को बेहोश किया, और अंत में उस बाथरूम तक पहुंच गया जिसमें तहखाने का रास्ता था। ये है वो बाथरूम जिसमें तहखाने का रास्ता है, और उस गनमैन के अतिरिक्त जिसे मैं शराबियों के बाद छोड़ा हूँ, सिर्फ ये 2 गनमैन शेष बचे। बाकी सब अपने स्थानों पर बेहोशी की चादर ओढ़े सो रहे हैं। और फिर कोसिमा के बिहड़ों का बादशाह बाघ किसी दबी चाल से अपने शिकार की ओर बढ़ने लगा। अचानक बिहड़ के उस महाशक्तिशाली इंसान ने हवा में उड़ान भरी और गनमैनों के सामने आ धमका। मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूँ दोस्तों। फिर अचानक शाखा उन पर टूट पड़ा। ठाक। दोनों गनमैनों के संभलने की कोशिश की, जो नाकाम रही। ठाक। और अब वे काफ़ी देर तक किसी के भी सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं थे।
ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ कि उत्तरी अंचल के वे पाँचों भोले भाले मासूम बौने यहाँ हैं या नहीं। चार्ली और हैमर ने बताया था कि तहखाने का रास्ता बाथरूम के नीचे है, और चार्ली और हैमर ने झूठ नहीं बोला था कि उस हैंगर को घुमाते ही बाथ टब अपने स्थान से हट जाएगा और उसके नीचे गुप्त स्थान होगा और नीचे जाने के लिए पक्की सीढ़ियाँ होंगी। शुक्र है ये पाँचों सही सलामत है। महाबली शाखा को तहखाने में उतरता देख पहले तो वह पाँचों बौने कुछ भयभीत से उठे, फिर एकाएक उनमें से एक किलकारी मार उठा। महाबली शाखा, तू वही है जो सदियों पहले हमारे पुरखों से मिला था? हाँ, मैं वही हूँ मेरे नन्हे दोस्तों, लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? टिंकू, नहीं नहीं, अब तो हमने भी तुझे पहचान लिया महाबली। हमारे पुरखों ने एक चट्टान को तराश कर तेरा बुत बनाया था। तू आज भी उस बुत जैसा दिख रहा है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पहचान लिया। हम यह कैद है महाबली, हमें हमारी दुनिया में पहुंचा दो। नन्हे दोस्तों, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। जल्द ही तुम अपनी दुनिया में अपने लोगों के बीच पहुंच जाओगे। ठाक किर्र किर्र हिक हिक हिक। कितने खुश हैं ये। और फिर उन्हें ऊपर लादकर जैसे ही महाबली शाखा उस बाथरूम से बाहर आया जिसमें तहखाने का रास्ता था, तो उसने गनमैनों को अपने स्वागत में खड़े पाया। मूर्ख जंगली, इन बौनों को यहाँ से निकाल ले जाना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, मगर तुम तो मेन गेट पर खड़े जॉश और कैट को देखने गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? जॉश और कैट को बेहोश करके तुमने दीवार के सहारे खड़ा कर दिया था। मैंने जैसे ही उन्हें छुआ वो लाश की तरह मेरे ऊपर आकर गिर गए। मैं समझ गया कि कोई दुश्मन इमारत में आ गया है, और ये तो मैं जानता ही था कि दुश्मन की दिलचस्पी तहखाने में मौजूद बौनों में होगी। बस फिर क्या था, मैंने इन तीनों को की बेहोशी दूर की और यहाँ तुम्हारे स्वागत में आ खड़ा हुआ। आप काफ़ी समझदार हैं, लेकिन इतने होशियार नहीं हो कि तुम और तुम्हारे साथी मुझे अपने होलिस्टर से रिवॉल्वर निकालते देख सके। थाए थाए। रिवॉल्वर के धमाके से बौने बौखलाकर इधर उधर उछल गए, और फिर उन पांचों बौनों ने देखा कि इस दुनिया में उनका ये इकलौता मददगार दुश्मनों पर कैसे छाता चला जाता है। टिशुम टिशुम टिशुम। क्या ये मर गए महाबली? नहीं मेरे दोस्तों, ये सिर्फ बेहोश हुए हैं, और इससे पहले कि इन्हें होश आए, आओ हम यहाँ से निकल चलें। अगले ही क्षण बौने उछलते हुए महाबली पर सवार हो गए। कुछ देर बाद एक अज्ञात जंगली द्वारा बौनों को तहखाने से निकाल ले जाने की सूचना जब हलाकू को मिली, तो वह शैतान गुस्से से पागल सा उठा। तुम सबके होते हुए अकेला एक आदमी बौनों को निकाल कर ले गया? तुम्हारे निकम्मेपन का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? फिर कहते हो मैं क्षमा कर दूं तुम्हें? नहीं, हलाकू के शब्दकोश में क्षमा नहीं है, और ना ही तुम जैसे नाकारा कामचोर आदमियों के लिए मेरे पास कोई स्थान है। रहम हलाकू मान, ये हमारा पहला अपराध है हलाकू मान। खामोश, शोर मत मचाओ। तुम मेरा नहीं सिर्फ अपने ईश्वर का नाम लो। और अपने इस भयानक गर्जन के साथ ही उसने अपनी कुर्सी के सामने लगी स्विच प्लेट का एक स्विच दबा दिया। खट खटा। अगले ही क्षण और उस स्विच के दबते ही थाय थाय थाय, फायरिंग के तुरंत बाद ही लाशों को ढोने वाले आ गए। झोंक दो इन्हें बिजली की भट्टी में। इन हरामखोर नकारा कामचोरों के ये मुर्दा जिस्म मेरे बाकी आदमियों को सबक देंगे। लेकिन हैरानी की बात है, किसी बाहरी आदमी को कैसे मालूम हो गया कि उत्तरी अंचल के उन बौनों को कहाँ रखा गया है? उन बौनों को जो भी ले गया वो चुप नहीं रहेगा। जल्दी वह दौलत कमाने के लिए उन बौनों की कोई वैसी ही प्रदर्शनी लगाएगा जैसी प्रदर्शनी जेम्स कार्नवाल लगाना चाहता था। लेकिन उन बौनों से अधिक उस खजाने का महत्व ज़्यादा है जो उत्तरी अचल के पहाड़ों में छुपा है। इसलिए मुझे फ़िलहाल बौनों को भूल कर उस खजाने की ओर रवाना हो जाना चाहिए। हलाकू ने अपने गिरोह के प्रमुख व्यक्ति जैकार्ड को बुलाया। ये हलाकू के गिरोह का सेनापति था। जैकार्ड, अब से ठीक 2 घंटे बाद हम उत्तरी अचल की ओर रवाना हो जाएंगे। जो हुक्म हलाकू मान। इस अभियान की पूरी तैयारी हो चुकी है। गिरोह के 50 सर्वश्रेष्ठ आदमी आपके आदेश की प्रतीक्षा में हैं। और ठीक 2 घंटे बाद जंगल में छुपे हलाकू के उस गुप्त अड्डे से 4 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। इस बीच वायुयान के द्वारा महाबली शाह का वापस हिंदुस्तान कोसेमा के बीहड़ों में पहुंच चुका था। यहाँ से वह उत्तरी अचल की ओर जलमार्ग जाने की तैयारी में था। ओह, इतनी बड़ी मछली! महाबली, तेरी दुनिया की हर चीज़ विशालकाय है। यह मछली नहीं है मेरे दोस्त, ये जल वाहन है। उस छोटी सी पनडुब्बी में दूसरी सवारी के लिए स्थान था तो नहीं, लेकिन सामान रखने के लिए उसने एक अलमारी अवश्य थी जिसमें बौने सुविधा से बैठ सकते थे। क्षमा करना दोस्तों, इस जल वाहन में इससे अधिक सुविधाजनक स्थान बनाना मुश्किल है। हमारे लिए सबसे अधिक सुविधाजनक यही है कि तुम हमें हमारी दुनिया में वापस ले जा रहे हो। फिर वह छोटी सी पनडुब्बी अथाह गहरा
अतः गहरी कोसी नदी की सतह पर फिसलती हुई उत्तरी अंचल की ओर बढ़ चली और कुछ ही देर बाद समुद्र में। हम अपनी दुनिया में कब तक पहुंचेंगे महाबली? जब सूरज हमारे सिर से उतरकर पूरब में समुद्र की लहरों पर उतरता चल नजर आएगा, तब तुम्हें अपनी दुनिया के पहाड़ नजर आने लगेंगे। इस क्षेत्र की जल सेना की गश्ती नौकाएं नजर आने लगी थीं। इसलिए महाबली शाह का अपनी पनडुब्बी गहराई में ले गया, क्योंकि उन गश्ती नौकाओं से सामना होने पर उनकी यात्रा में विलंब हो सकता था। और जब सूरज उनके सर से उतरकर पूरब में पहाड़ों की ओर झुकता नजर आने लगा, तब वो रही हमारी दुनिया और वो रहे हमारी दुनिया के पहाड़। और जब तक जेम्स कार्मर वहाँ नहीं पहुँचा था, तब तक मेरे अतिरिक्त बाहरी दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता था कि उन पहाड़ों के घर में छोटे छोटे मासूम इंसानों की दुनिया है। हालांकि जेम्स तथा उसके साथियों को लेकर वहाँ पहुँच रहा है, और वहाँ बसी बौनों की दुनिया को देखने के बाद अगर इनमें से एक भी आदमी वापस लौट गया, तो फिर बौनों की इस दुनिया में बाहरी लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बहुत से मुल्क बौनों की इस दुनिया को अपने मुल्क की सरहद में लेने की कोशिश करेंगे, और उन बड़े मुल्कों की खींचतान तथा स्वार्थी लोगों की वह भीड़ जो इन बौनों पर अपना अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ेंगे, उन सब हंगामों में संभव है इन बौनों का अस्तित्व ही ना रहे। कुछ ऐसा प्रयत्न करना होगा जिससे इन मासूम बौनों का अस्तित्व सदा बना रहे। मैं नहीं चाहता कि सृष्टि के ये नन्हे अहिंसक भोले भाले मासूम प्राणी शहरी दुनिया के शिकारियों का शिकार होकर सृष्टि के अन्य प्राचीनतम प्राणियों की तरह विलुप्त हो जाएं। इन्हें बचाने के दो रास्ते हैं। पहला ये कि हलाकू तथा उसके गिरोह का एक भी आदमी जीवित ना बचे। दूसरा ये कि इन पहाड़ों में इन्हें इन नन्हे बौनों का कोई वजूद ही नजर ना आए। जेम्स कार्मर द्वारा ले जाए गए इन बौनों को नकली समझे। इस बीच हलाकू का अभियान दल। हलाकू मान हमें यहीं उतरना है। ठीक है, मैं आदेश देता हूँ। जैकार्ड, सावधानी से एक हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। जो आज्ञा हलाकू मान। और जब तक चारों हेलीकॉप्टर धरातल पर उतरे, वहां के पहाड़ आसमान से मिली रात की काली चादर ओढ़ चुके थे। लाखों मान रात हो गई, इसलिए खजाने की खोज का काम कल आरंभ हो जाएगा। ठीक है जैकार्ड, गिरोह के हर आदमी से कह दो रात भर सब हेलीकॉप्टर में ही रहेंगे। जो आज्ञा हलाकू मान। लेकिन हलाकू के गिरोह से 2 घंटे पहले पहुंच चुका महाबली शाह का एक छोटे से माइक्रो रिसीवर के माध्यम से अपने छोटे से ट्रांसमीटर पर उनका वार्तालाप सुन रहा था। ये अच्छा ही हुआ कि इनके आगमन से पहले ही मैं नीचे कई छोटे छोटे शक्तिशाली माइक्रो रिसीवर छुपाया आया था, वरना मुझे कैसे पता चलता कि ये लोग सुबह अपनी खोज आरंभ करेंगे। देखा महाबली, इनमें से एक वही है जो हमें ले गया था। अब वह अपने ज़्यादा लोगों और ज़्यादा उड़ने वाली मशीनों को लेकर आया है। फिक्र मत करो, इस बार ये तुम्हारे लोगों को तो क्या ले जाएगा, बल्कि खुद ही वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकेगा। ठीक है, चलो महाराज के पास चलें। मेरा ख्याल है महाराज ने हमारे अपहरण के बाद इन लोगों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ विशेष तैयारी अवश्य की होगी। हाँ महाबली, अब महाराज को अपने दर्शन करा ही दो। महाबली शाकर ने भी यही ठीक समझा कि बौनों के राजा से मिलकर अगला कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। अतः उनकी बात मानकर वह उनके साथ चल पड़ा, और लगभग आधे घंटे तक चक्करदार पहाड़ी रास्तों, सुरंगों और गुफाओं से निकलते हुए वे एक ऐसे स्थान पर रुक गए जहाँ पहाड़ में नलीनुमा एक सुराग था। वास्तव में वह सुराग ही पहाड़ों के घर में छुपा बौनों की दुनिया का एक प्रवेश द्वार था। हमें अफसोस है महाबली कि हम इस रास्ते को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए तुम्हें इसमें उस प्रकार लेट कर चलना होगा जिस प्रकार तेरा पवित्र काला नाग चलता है। अफसोस मत बनाओ, क्योंकि 100 वर्ष पहले भी मैं बिना कोई असुविधा महसूस किए इसी रास्ते से तुम्हारी दुनिया में गया था। भले ही ये बात सच नहीं थी कि 100 वर्ष पहले जो महाबली शाका यहाँ आया था वह ये महाबली शाका नहीं बल्कि इसके दादा थे, लेकिन ये सच था कि 100 वर्ष पहले जो काला नाग यानी दादा महाबली शाका के साथ इस सुरंग में प्रविष्ट हुआ था, वही काला नाग अब भी वर्तमान महाबली शाका के साथ सुरंग में प्रविष्ट हो रहा था। क्यों मेरे नाग दोस्त, तुम तो पहचानते होगे इस सुरंग को, क्योंकि तुम भले 100 वर्ष के बाद सही लेकिन दूसरी बार इसमें प्रविष्ट हो रहे हो। फुस फुस फुस। लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि नलीनुमा ये सुरंग महाबली के लिए तंग अवश्य थी, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर लंबा इस सुरंग में घुटन हवा की कमी का तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी दीवारों में असंख्य सुराख थे। इन सुराखों से तो तुम अपने उस टापू पर आने वालों को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। हमारे कुछ सैनिक इस सुरंग में हमेशा खड़े रहते हैं, और जब भी कोई हमारे इस टापू की ओर आता है उसकी सूचना तुरंत सबको पहुंचा दी जाती है, ताकि हम में से कोई भी बाहरी लोगों की मौजूदगी में पहाड़ी के घर में छुपी अपनी दुनिया से बाहर ना निकले।
उस सकरी सुरंग का अंत एक गुफा में हुआ जिसकी छत कम से कम 30 फीट ऊंची थी। ये मत समझना महाबली कि हमें कोई देख नहीं रहा होगा। तो क्या कोई देख भी रहा है हमें? और बौनों के इस रहस्य उद्घाटन पर कि उन्हें छुपी हुई आंखें देख रही हैं, महाबली ने अभी आश्चर्य तथा अविश्वास प्रकट किया ही था कि एकाएक चारों ओर से नन्हे नन्हे तीरों की बौछार हो गई। देखा, इस प्रकार यदि कोई बाहरी दुनिया का आदमी यहाँ पहुँच जाए तो इन तीरों से उसका जिस्म बिन जाएगा। और ये तीर इतने जहरीले हैं कि पहले तीर के लगते ही शिकार गिरता है, अकड़ता है और ख़त्म हो जाता है। स्वागत, कृपया ध्यान दें, यह स्वागत शब्द तीर अंदाजों ने अपने तीर ज़मीन में गाड़कर अपनी भाषा के अक्षरों में लिखा था, लेकिन पाठकों की सुविधा के लिए चित्र में हिंदी के अक्षरों में लिखा गया है। ओ काले अजगर वाले महाबली देवता, मैं और मेरी दुनिया के लोग तेरा स्वागत करते हैं। मैं भी तुम सबको देखकर बहुत खुश हूँ महाराज, लेकिन मुझे दुख है कि मेरी दुनिया के लोग तुम्हारे आदमियों का अपहरण कर ले गए थे, लेकिन उन्हें वापस लाकर मैंने तुम्हारी मदद करने का अपना ये वायदा निभा दिया है जो 100 वर्ष पहले तुम्हारे दादा से किया था। हाँ, मैं देख रहा हूँ, दूसरी दुनिया के महान आदमी वो पांचों तेरे साथ आए हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य कि जो आदमी ने यहाँ से ले गया था वह भी पहले से ज़्यादा आदमियों तथा उड़ने वाली मशीनों के साथ यहाँ पहुँचा है। वो मेरे साथ नहीं, मेरे बाद में आया है, लेकिन विश्वास करो, इस बार वह यहाँ से किसी को नहीं ले जा सकेगा। मैं जानना मैं जानता हूँ महाबली कि तुम जो कहते हो वही करते हो तथा वही होता भी है, लेकिन इस बार हम भी तैयार हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हमारे सैनिक कर देंगे। तुम हमारी दुनिया में अतिथि हो, इसलिए हमें अतिथि सत्कार का अवसर दो। दुश्मनों के बारे में हम सुबह बातचीत करेंगे। क्या मुझे बता सकते हैं महाराज कि आपने किस प्रकार की व्यवस्था की है? अपनी उस व्यवस्था के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ महाबली की बाहरी दुनिया में से आए लोग हमें देख भी नहीं पाएंगे, जबकि हम उन्हें इतना विवश और लाचार कर देंगे कि उनके सामने ज़िंदगी और मौत के दोनों रास्ते होंगे, लेकिन वह ज़िंदगी के बजाय मौत का रास्ता अपनाते नजर आएंगे। और फिर रात भर बौनों की उस दुनिया में महाबली शाखा के आगमन की खुशी में जश्न और तमाशे होते रहे। पत्थर के जिस शिलाखंड पर वह बौने नृत्य, गान तथा नाटक इत्यादि का आयोजन करते थे, उस शिलाखंड को डाइनिंग टेबल बनाकर उस पर महाबली के लिए भोजन लगाया गया। भोजन विशुद्ध शाकाहारी था और ये पहाड़ी के घर में उगने वाले स्वादिष्ट फलों से तैयार किया गया था, जो महाबली शाखा को अपनी दुनिया के बेहतरीन पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट लगा। और खाओ महाबली। नहीं, बहुत खा लिया, कम से कम तुम्हारे 500 लोगों का भोजन मैं अकेला चट कर गया हूँ। उन छोटे छोटे बौनों के नए नए तथा विचित्र खेल तमाशों तथा अन्य करतबों ने महाबली शाखा का मन इस कदर बहलाए रखा कि रात कब गुजर गई उसका एहसास ही ना हुआ। वाह, बहुत सुंदर। तभी, अरे नहीं, सुबह हो गई। वो देखो, सूरज की किरणों ने तुम्हारी दुनिया में फैली मशालों की रोशनी को फीका कर दिया। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? सचमुच सुबह हो गई है। अब बाकी सारे सुराग भी खोल दिए जाएंगे ताकि हमारी दुनिया में भी दिन निकल आए। उफ, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। मनोरंजन में इतना खो गया कि यहाँ आने का अपना मकसद तक भूल गया। तुमसे कोई भूल नहीं हुई महाबली, क्योंकि जो काम तुम करना चाहते थे उनमें से आधा काम तो हो भी चुका है। क्या मतलब? बाहर जाकर तुम स्वयं ही देख लो। टोटू, जाओ, महाबली को वहाँ पहुँचा दो जहाँ से सारा नज़ारा देखा जा सकता है। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाबली। जिस रास्ते से महाबली शाह का अंदर आया था उसी रास्ते से इन बौनों की इस छोटी सी दुनिया का वजीर टोंटू महाबली को अपनी दुनिया से बाहर एक ऐसे स्थान पर ले आया जहाँ से वह इन बौनों द्वारा की गई दुश्मन की तबाही का नज़ारा साफ साफ देख सकता था। अरे नहीं, हलाकू के घेरे को चारों हेलीकॉप्टर चट्टानों की मार से चकनाचूर हो गए। उसके दर्जन भर गनमैनों के शव मैदान में बिखरे पड़े। देखा महाबली, यही थी हमारी व्यवस्था। ऊपर से चट्टानें लुढ़काकर तुमने दुश्मन की सारी ताकत नष्ट कर दी, और शायद तुम्हारे सैनिकों ने जहरीले तीर भी बरसाए। तुम्हारा अनुमान सही है महाबली, लेकिन तुमने इतने ऊंचे पहाड़ों पर इतनी बड़ी चट्टानें पहुंचाई कैसे? महाबली, ये चट्टानें पहाड़ों की चोटियों पर रखी नहीं थी। ना ही हम इन चट्टानों को पहाड़ की चोटियों पर चढ़ा सकते थे, बल्कि हमारे सैनिकों ने बड़े परिश्रम से पहाड़ की चोटियों को काट कर उन्हें मामूली सी रुकावटें लगाकर रोका था। सुबह जैसे ही दुश्मन अपनी वाहनों से बाहर निकला, हमारे सैनिकों ने रुकावटें हटा दी और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाता, चट्टानों ने उनके वाहनों को चकनाचूर कर दिया। धड़ाम! लेकिन लगता है वह सब नहीं मारे गए होंगे, कुछ बच भी निकले होंगे। हाँ, कुछ नहीं बल्कि आधे से अधिक दुश्मन बच निकले, लेकिन टॉटू अब कुछ और कहना चाहता था, लेकिन महाबली शाखा को अब उसकी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। अरे सुनो तो महाबली,
मैं सोच भी नहीं सकता था कि बदले की भावना तुम्हें इतना क्रूर व हिंसक बना देगी। महाबली शाह का हलाकू के गिरोह से निपटने के लिए जो तरीका अपनाना चाहता था उसके लिए अब ना तो समय ही बचा था और ना अब उसका कोई लाभ था। अब तो वो बौने सैनिक से बचकर भागे हुए लोगों को बचाना चाहता था। ये बौने अपने दुश्मन के प्रति इतने हिंसक हैं तो इसे गलत भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये उसी वक्त तक जीवित हैं तथा इनका रहस्य उसी वक्त तक बना हुआ है जब तक कि इनके दुश्मन इन्हें देखने के बाद यहीं पर ख़त्म ना हो जाए। तभी गुस्से से भरी एक दहाड़ पहाड़ों में गूंज उठी। मैं कहता हूँ रुक जाओ जेम्स। हैं यह आवाज़? कुछ ही लोगों ने शाखा कुछ ही छलांगों में शाखा पहाड़ी पर आ पहुंचा। बेवकूफ़ी मत करो जेम्स। इन खतरनाक बौनों के बीच में से ये खजाना तुम कैसे ले जा सकोगे? इसके लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी। इसलिए सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। सारा खजाना मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। तुमने अगर एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाया तो तुम्हारे जिस्म में इतनी गोलियां धंस जाएंगी जिन्हें तुम गिन भी ना सकोगे। लेकिन महाबली शाखा का अनुमान गलत था। जेम्स मूर्ख नहीं था। बौनों के आक्रमण से घबराकर जब सब भागने लगे तो जेम्स के हाथ बारूद की पेटी, एक गन तथा काफ़ी मात्रा में कारतूस लग गए थे और वहाँ वे अपने चारों ओर बारूद बारूद बिछाए बैठा था। अचानक पीछे से उसे दबोचने के लिए उसकी ओर बढ़ते लोगों में एक का पैर एक ऐसे पत्थर पर पड़ा जिसके नीचे बारूद बिछी हुई थी। धड़ाम! देखा हलाकू, अपने पिल्लों का अंजाम। इससे सबक लो हलाकू के पालतू पिल्लों। तुम में से एक का भी जीवित जिस मेरे पास नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन इस अवस्था में तुम कब तक रहोगे? भूख प्यास से बेहाल होकर कभी अपने इस चक्रव्यूह से बाहर जाओगे? इसलिए अक्ल से काम लो। इस समय खुद हलाकुमान तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अगर ये अवसर तुम चूक गए और आगे बढ़े हुए दोस्ती के हाथ को ठुकरा दिया तो बाद में दोस्ती के इसी हाथ को मौत का शिकंजा बना अपनी गर्दन पर कसा पाओगे। मैं तेरी इन धमकियों से नहीं डरने वाला कुत्ते। तू अपनी खैर मना। तीरंदाज बौने आते ही होंगे। उनके आते ही तुम तो क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी इस घेरे को तोड़कर भागोगे या फिर जहरीले तीर खाकर लाश में बदल जाओगे। बचोगे तुम भी नहीं। इन बौनों के असली दुश्मन तो तुम ही हो। तुम इनके 5 साथियों को ले गए थे। वाह टोनी, उसके सिर पर पहुंच गया। अगर उस गधे का निशाना सही बैठ गया तो इसकी बकवास यहीं समाप्त हो जाएगी और लुढ़कता हुआ उसका जिस्म मेरे कदमों में आ गिरेगा। मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जब बौनों के तीर कभी नहीं पहुँच सकेंगे, और अगर वह मेरे पास आए तो उनका भी वही अंजाम होगा। तभी टोनी ने बड़े ही सधे हाथ से पत्थर फेंका जो तेरे आदमियों का हो चुका है, और अगले ही क्षण हलाकू की इच्छा पूरी हो गई। ठक आई! दुर्भाग्य से तभी जेम्स के पैर के नीचे का पत्थर भी उखड़ गया। उफ! वह भारी पत्थर जेम्स के साथ साथ नीचे आया और फिर जेम्स की टांगों पर गिर पड़ा। लेकिन जेम्स रास्ते में ही बेहोश हो गया था, वरना उसके अलग से एक दर्दनाक चीख उबल पड़ती। था मैंने कहा था ना, जेम्स की दोस्ती के लिए बढ़े हुए हाथ को ठुकराने का नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं चाहूँ तो अब तो मैं तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर दूँ, लेकिन पिछली बातों को भूल कर मैं तुम्हें एक आखिरी अवसर दे रहा हूँ। उठकर खड़े हो जाओ और मुझे खजाने तक ले चलो। फिलहाल इसकी बात मान लेनी चाहिए, आगे चलकर तो इसे पीछे छुड़ा ही लूँगा। लेकिन जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसके मुंह से चीख निकल गई। मेरा पैर! मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। अरे क्यों, क्या हुआ? मेरे हक में ये भी अच्छा हुआ क्योंकि अब तो चकमा देकर भाग नहीं सकेगा। हिम्मत से काम लो जेम्स। मत भूलो कि तुम खजाने के बड़े हिस्से के मालिक बनने वाले हो, और फिर शहर पहुंचते ही मैं तुम्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा। दूसरी ओर हालांकि महाबली शाखा ने वह धमाका सुना था जो जेम्स द्वारा बिछाई बारूद पर हलाकों के गिरोह के एक सदस्य का पैर पड़ जाने से हुआ था। धमाकों के साथ शाखा ने मरने वालों की चीखें भी सुनी थी, लेकिन अब वह घटनास्थल से काफ़ी दूर आ गया था और ठीक उसके सामने घाटी में क्या हादसा होने जा रहा था। जेम्स और हलाकों के बीच जंग छिड़ गई है। अगर मैं उधर उस जंग को रोकने जाता हूँ तो यहाँ ये सब लोग बौनों के जहरीले तीरों का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि बौने अपना तीर कमान संभाल रहे हैं। अगले ही क्षण, ठहरो! महाबली तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अपनी कमान से एक तीर भी नहीं छोड़ोगे। वह मना कर रहा है। महाबली, लेकिन क्यों? तो क्यों ना पहले इस जंगली को ही ठंडा करो। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ सब इस क्षेत्र में अपने एकमात्र मददगार को ही अपना शत्रु मानकर उस पर फायरिंग कर बैठे। हमें जहरीले तीरों का शिकार बनाने से पहले तू बारूद के इन शोलों का स्वाद चख। अरे ओ मूर्ख, ये मुझ पर ही फायरिंग कर रहे हैं। हड़बड़ाहट में बचाव के लिए उछलते शाखा का पैर एक पत्थर पर पड़ा हुआ पत्थर अपने स्थान से हट गया। ओह!
आह! देखो दोस्तों, महाबली उनकी मदद करना चाहता था, पर इन शैतानों ने अपने मददगार को ही नहीं बख्शा। निशाना लगाओ, इन दुष्टों ने हमारे अतिथि पर हमला किया है। उफ! और अगले ही क्षण उत्तेजित तीरंदाज बौने तीर बरसाने लगे, और फिर उनमें से एक भी गनमैन की वहां से भागने, छुपने, जवाबी हमला करने तथा हमलावरों को देखने तक का अवसर न मिला। बौने के निशाने एकदम सच्चे थे। उनका एक भी तीर निशाने से अलग नहीं लगा। उफ! ओ! आई! आ! आह! उफ! अरे नहीं, बौनों ने उनमें से एक को भी नहीं बख्शा। महाबली, हमने पहली बार देखा कि तेरी दुनिया के शैतान और अपने मददगार पर ही हमलावर हो जाते हैं। तो इन्हें हमारे तीरों से बचाना चाहता था, पर देख, इन्होंने तुझे ही मार डालना चाहा। और जैसे ही तू ज़मीन पर गिरा, हम अपने आप को रोक ना सके। हमने सबको सुला दिया। अनर्थ हो गया। मेरे लाख यह चाहने के बावजूद भी कि इनमें से कोई भी ना मरे, सबके सब मर गए। अब इनमें से कोई बचा होगा तो वो वही होगा जहाँ जेम्स की घेराबंदी की गई थी। इस बीच इधर हलाकू समझ रहा था कि जेम्स उन्हें खजाने की ओर ले जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि जेम्स अब अपनी पराजय स्वीकार कर चुका था। इसलिए वह हलाकू को उन पहाड़ियों में भटका रहा था। दोनों पैर गंवाने के बाद अब मेरा ये सोचना व्यर्थ ही है कि मैं कभी अपने घर पहुंच सकूंगा। अगर हलाकू को मैं खजाने तक ले भी गया तो वह खजाना होने की फ़िक्र करेगा, ढोने की फ़िक्र करेगा, ना कि मुझे इस प्रकार उठाए उठाए फिरेगा। मेरा घर और मेरी पत्नी मार्था, जिसकी आंसुओं से भरी आंखें मेरे घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही होंगी, लेकिन ये अब मुझे कभी न देख सकेंगी। मैंने 5 बहनों को उनके परिवार से अलग किया था। शायद ये उसी की सज़ा मिल रही है मुझे कि मैं अपने घर से और अथाह प्रेम करने वाली अपनी पत्नी से दूर एक अनजान धरती पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। मेरे जीवन की वह आखिरी और सबसे भयानक भूल थी जब मैं अपने मदद का गद्दार दोस्तों के साथ पहली बार पहाड़ों की इस धरती पर उतरा था। अच्छा होता कि मुझे यहाँ न बौने नजर आते, न ही खजाना दिखाई देता। लेकिन जेम्स का सोचना गलत था। बौने वहाँ से गए नहीं थे, बल्कि प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये पूरा गिरोह किसी ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके तीर इन सबको एक साथ भेज सकें। और अब वह एक ऐसे ही स्थान पर थे। बौनों के धनुषों पर तीर चढ़ चुके थे, और लेकिन मुझे इस हाल तक पहुंचाने वाला ये शैतान हलाकू है। पता नहीं कहाँ जा छुपा है। जहरीले तीरों वाले बौने जो अब तक इस शैतान को नहीं देख सके। बिना किसी अग्रिम चेतावनी के उन्होंने जहरीले तीरों की बौछार कर दी। बौने, जहरीले तीर! आ गए बौने, आ गए! हा 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 हा! आई! इस! महाबली शाखा ने हलाकू के गिरोह तक पहुंचने में बहुत तेजी दिखाई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज गति मौत की थी। उफ! देर हो गई यहाँ भी। महाबली, देखिए हमारी व्यवस्था। बाहरी दुनिया से आए शैतानों को हमने इतनी गहरी नींद सुला दी है कि अब ये कभी नहीं उठ सकेंगे। सचमुच ये शैतानों का गिरोह था। इनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन ये आखिर इंसान थे, इसलिए इनके मरने पर खुशी भी नहीं मनाई जा सकती। तभी महाबली को मैदान में पड़ा एक जिस्म हिलता नजर आया। उफ! नहीं, सब नहीं मरे, एक में भी जान बाकी है, और ये इकलौता जीवित व्यक्ति जेम्स कार्नवाल था। मेरे घर पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है दोस्त। अगर चाहो तो मेरा एक काम कर सकते हो। मार्था, ये मेरी पत्नी का नाम है। उसे बता देना कि मैं इस काबिल नहीं था कि उसके पास लौट सकूं। उसे समझा देना कि अब वह मेरी प्रतीक्षा ना करे। महाबली शाका ने जब उसे बताया कि वह स्वयं भी उसी की तरह इस धरती पर अजनबी है, तो जेम्स के मुँह से कराहसी निकली। महाबली शाका ने बताया कि वह मार्था से मिल चुका है और उन 5 बौनों को भी वहाँ वापस ले आया है, तो जेम्स के मुँह से एक शांति भरी कराह निकली। मैं अपने साथ जिन 5 आदमियों को लाया था वह शहर पहुंचते ही हलाकू से जा मिले थे, क्योंकि मैंने उन्हें उस खजाने में हिस्सेदार बनाने से इनकार कर दिया था, जो इत्तेफाक से मुझे यहाँ एक गुफा में नज़र आ गया था। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुँचने का रास्ता बता सकता हूँ। नहीं जेम्स, मेरी दिलचस्पी सदा अमन और प्यार का खजाना पाने में रही है। और अब हौसला बनाओ अपने अंदर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। नहीं, अब देर हो चुकी है। ये तीर मेरे पास आ गिरे थे। इस ये मुझे वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ पहुँचने के बाद मुझे किसी खजाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ओह! इन तीरों को अपने जिस्म में कौपने की बहुत फुर्ती दिखाई इसने। टोंटो, महाराज से कह देना कि मैं इस नाराज़गी के साथ अपने वतन लौट रहा हूँ कि अगर वे मेरे परामर्श से योजना बनाते तो यह नरसंहार किए बिना वे अपनी जाति को बाहरी दुनिया की नज़रों से छुपाए रखने के लिए उद्देश्य में सफल हो सकते थे। और बिना किसी से मिले महाबली शाह अपनी छोटी सी पनडुब्बी में सवारों को कोसीमा के पेड़ों की दिशा में बढ़ चला था। वह जानता था कि अब अगले उस समय तक जब भविष्य में कभी महाबली शाह यहाँ नहीं आएगा,
तब तक ये बौने इस बात को भूलेंगे नहीं कि महाबली आखिरी बार उनसे मुलाकात करके उनसे विदा नहीं हुआ था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, महाबली शाखा सीरीज़ के इस कॉमिक को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।